दोस्तों, अक्सर हम लोग खबरें पढ़ते हैं जिसमें कई बार हम पढ़ते हैं कि किसी का कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, किसी को कोई पैरानॉर्मल चीज़ नज़र आ गई, या फिर किसी का एनकाउंटर किसी जंगली जानवर के साथ हो गया। हम लोग वो खबरें पढ़ते हैं, 10 मिनट उसकी बातचीत करते हैं और उसके बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं। परंतु जिस इंसान के साथ ये हादसे होते हैं, जिसके साथ ये आप बीती होती है, या फिर जिसने इनको साक्षात देखा होता है, वो इंसान पूरी उम्र तक, जब तक उसके देह के अंदर सांस होते हैं, वो इंसान इन चीज़ों को नहीं भूल सकता। ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिनकी खबरें सामने नहीं आ पाती, परंतु उनके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं ये बातें बताने के लिए। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं आप लोगों के साथ इस तरीके से इंटरेक्ट कर पा रहा हूं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, जो मैंने बताया था कि मेरा फ़ोन टूट गया था, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ इस तरीके से रूबरू नहीं हो पा रहा था। मुझे बहुत दुख था, परंतु उसका सॉल्यूशन निकाल लिया गया। उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने कमरों में बैठ गए होंगे, लाइट्स बंद कर दी गई होंगी। जो लोग पहाड़ों पर हैं या फिर जंगल के आसपास रहते हैं, उन्हें तो अपने कमरे के अंदर लेटकर खिड़की से जानवरों की जो बाहर घूम रहे हैं उनकी आवाज़ें भी आ रही होंगी, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे एक ज़माने में जिम कॉर्बेट या फिर केनेथ एंडरसन को आती थी, जब वो लोग अपने फॉरेस्ट के बंगलों के अंदर रात बिताते थे। और जो लोग मेरे पहाड़ी दोस्त हैं, वो तो शायद आग भी सेक रहे होंगे जब ये कहानियाँ सुन रहे होंगे। और जो मेरे दोस्त मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, मैंने ये जो एम्बियंस क्रिएट किया है, ये सिर्फ इसीलिए क्रिएट किया है कि आप लोग इन चीज़ों को फील कर सकें। चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं। वैसे ये कहानी नहीं है, बल्कि ये एक इंसिडेंट है जो किसी के साथ हुआ है, लेकिन इसके पीछे क्या पूरा माजरा है, पूरी स्टोरी है, ये मैं चलिए आपको सुनाता हूं। पौड़ी गढ़वाल के अंदर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कांडी मल्ला। ये कांडी मल्ला जो गांव है, यहाँ पर खेतीहर किसान, छोटे मोटे गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए कर्मचारी, वो लोग रहते हैं। और जो एक गांव है, ये सड़क से, जो मेन रोड है, उससे भी लगभग 5-6 किलोमीटर नीचे वैली के अंदर जाकर है। आज की डेट में 2023 में जो ये किस्सा मैं आपको बता रहा हूं, ये किस्सा है सन 1998 का। इसी गांव के अंदर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था अनिल बिष्ट। अनिल बिष्ट बेसिकली एक किसान था, खेतीहर किसान था, परंतु उसके पास जो ज़मीन थी वो ठीक ठाक थी। उसके पास 20-25 नाली के करीब ज़मीन थी वहीं पर, जहाँ पर वो मशरूम्स वगैरह या फिर कुछ भी फल, इस तरीके की चीज़ें जो पहाड़ों पर उगती हैं, फ्लावर की खेती, ये सब चीज़ें वो किया करता था। और उनको वो ऋषिकेश जैसी जगह, देहरादून जैसी जगह, हरिद्वार जैसी जगह, ऐसी जगह पर सेल करता था। इसलिए उसका जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड था वो ठीक ठाक था। सन 1998 में उसकी शादी हो जाती है। अब शादी हो जाती है तो जब नई नवेली दुल्हन घर पर आती है तो वो कहती है कि सब कुछ तो ठीक ठाक है, क्यों ना एक गाड़ी ले ली जाए। अब जब दुल्हन की डिमांड आती है कि एक गाड़ी ले ली जाए, तो अनिल के पास पैसा भी ठीक ठाक था। अनिल कहता है कि ठीक है, मेरा एक दोस्त है जो कि उत्तर प्रदेश में रहता है, उसका नाम था नूर अहमद। जो नूर अहमद था वो इसका बहुत अच्छा दोस्त था, क्योंकि कई बार गाड़ियों में इसका सामान लेकर जाना, वहाँ पर बेचना, हरिद्वार में बेचना, ऋषिकेश में बेचना, ये इनका तालमेल था दोनों का, नूर अहमद का और अनिल बिष्ट का। तो अनिल बिष्ट किसी प्रकार से जो लैंडलाइन फ़ोन होते हैं, कहीं पर जाकर किसी के घर जाकर फ़ोन करवाता है और उससे बात करता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक अच्छा खासा मैकेनिक है, क्योंकि जो नूर अहमद था वो ड्राइवर था। तो उसके पास पुरानी जो गाड़ियाँ होती हैं, जैसे जो डिस्कार्ड कर दी जाती हैं, जैसे आर्मी की जीप्स डिस्कार्ड कर दी जाती हैं, वो उनको लेकर आता था और उनको ठीक ठाक करके, इंजन विंजन ठीक करके, और वो बेसिकली दुनिया को बेच देता था। जिनके पास पैसा होता था वो लोग वहाँ से गाड़ियाँ ले आते थे। उस समय जो इस प्रकार की जीप थी,
इनका काफ़ी चाल चलन था, क्योंकि लोगों को मंडी जाने के लिए, अपना कारोबार करने के लिए ये काफ़ी हैंडी लगती थी और सस्ते में इनको मिल जाती थी। तो अनिल कहता है कि तुम कंडीशन देख लो गाड़ी की, और अगर तुम्हें ठीक लगती है तो मैं आ जाऊंगा। तो नूर अहमद कहता है कि ठीक है, मुझे 2-4 दिन का समय दो और मैं तुम्हें फ़ोन करके पता भिजवा दूंगा कि कब तुम्हें आना है। अब बारिशों का सीज़न था, लैंडस्लाइड का सीज़न था, ये सब चल रहा था, बारिशें भी होती थी। तो अनिल सोचता है कि काश उसका फ़ोन उस दिन आए जिस दिन मौसम साफ हो। 4-5 दिन ही बीते थे कि नूर अहमद का फ़ोन आ जाता है। नूर अहमद अनिल को कहता है कि भाई यहाँ पर गाड़ी देख ली गई है, मुझे तो ठीक लग रही है, तुम आ जाओ, और तुम आ जाओगे तो हम लोग यहाँ से ले चलेंगे गाड़ी, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा और उसके बाद मैं आ जाऊँगा, दोनों भाइयों का सफ़र भी कट जाएगा। तो अनिल कहता है कि ठीक है, मैं कल सुबह सुबह यहाँ से बस में बैठूंगा और ऋषिकेश के लिए, जो लगभग 5.5-6 घंटे का रास्ता था उसके गांव से, वहाँ पर मैं 1-1:30 बजे पहुँच जाऊँगा। तो उसने कहा कि यार इतना हेक्टिक शेड्यूल मत करो, तुम एक दिन पहले आ जाओ, दोनों भाई यहाँ खाएंगे पिएंगे, बढ़िया मौज मस्ती करेंगे और अगले दिन गाड़ी लेंगे और निकल जाएंगे सुबह सुबह। तो अनिल को ये बात भी सही लगती है। तो अनिल उसी दिन ही दोपहर के समय बस पकड़ता है और पहुंच जाता है ऋषिकेश। ऋषिकेश में नूर अहमद उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उसे अपने साथ वहीं पर एक और दोस्त के घर ले जाता है। वहाँ पर ये लोग रात बिताते हैं, मौज मस्ती करते हैं, खाते हैं पीते हैं, जैसे नॉर्मली दोस्त करते हैं। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद ये लोग सीधा जाते हैं उस मैकेनिक के पास जहाँ पर ये गाड़ी थी। तो गाड़ी देखता है अनिल बिष्ट, उसे बहुत पसंद आती है। एक तरीके से जैसे महिंद्रा की पुरानी जीप्स होती थी, ये उसी तरीके की जीप थी, जो पीछे से खुली होती थी, क्योंकि पीछे से तो बंद अब भी बहुत कम गाड़ियों में आता है, उस समय तो मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये जो जीप थी, ये एक तरीके से सिर्फ एक कवर लगा हुआ था और आगे बैठने का था, और अच्छी खासी कंडीशन में जीप थी। वो चला कर देखते हैं, उन्हें बहुत पसंद आती है। वहीं पर ही पैसे का लेन देन किया जाता है और अनिल बिष्ट और जो नूर अहमद थे वो कहते हैं कि यार अब थोड़ा सा लंच कर लेते हैं। इनको वहाँ 12-12:30 बज गए थे, तो 2 बजे भी हम निकलेंगे तो 5:30, 6, 7 बजे तक चलो पहुँच जाएंगे, अब तो गाड़ी है, अपने गांव पहुँच जाएंगे। तो अनिल कहता है कि भाई ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अब यहाँ पर खाते हैं पीते हैं और उसके बाद गाड़ी लेकर चलेंगे। खाना खाते खाते इनको 1:30-2 बजे का समय हो गया था दोपहर का। अब अनिल कहता है कि भाई खाना वाना खा लिया है, मुझे तो नींद आ रही है। तो नूर अहमद कहता है कि तुम एक काम करो, तुम सो जाना, गाड़ी मैं चला लेता हूँ। तो कहते ठीक है, क्योंकि नूर अहमद तो ड्राइविंग करता ही था, बहुत बार उसका मंडी से सामान लेकर जाना लेकर आना, ये सब काम नूर अहमद ने बहुत बार किया था, उसे पूरे रास्ते का पता था। तो अब ये लोग 2 बजे के करीब वहां से निकलते हैं और उनका एस्टिमेटेड टाइम था कि हम लोग लगभग 7-8 बजे के करीब घर पहुंच जाएंगे। काफी दूर का सफर था। अनिल बिष्ट तो गाड़ी में बैठते ही सो गया था, क्योंकि थोड़ा हेल्दी ज़्यादा था वो व्यक्ति जो था, और खाना खाते ही उसे बड़ी ज़ोर की नींद आई। और जो नूर अहमद था वो एकदम स्लिम ट्रिम फिट इंसान, जैसे मैकेनिक्स आपने देखे होंगे, मैकेनिक काफ़ी फिट होते हैं, उनके हाथ पैर काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, तो वो काफ़ी फिट था। तो ये लोग गाड़ी लेकर चल पड़ते हैं। 3:30, 4, 5 बजे के करीब ये लोग एंटर कर जाते हैं पहाड़ी इलाके के अंदर। जो बारिशों का सीजन था, अगस्त सितंबर का सीजन था, तो एक प्रकार से अंधेरा टाइप भी जल्दी हो जाता था, क्योंकि बादल ही जमघट बना रहता था, एकदम गुम रहता था मौसम। थोड़ा थोड़ा कोहरा भी आ जाता है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं बारिशों के समय में। अगर आप पहाड़ों पर गए होंगे तो बारिशों में भी बहुत कोहरा रहता है, ऐसा लगता है कि मानो बादल नीचे हैं, हम लोग उनसे ऊपर हैं। तो ये लोग जब जा रहे थे तो 6:30 बजे का लगभग समय रहा था। एक रोड आती है जो बहुत पथरीली थी, उस पर से ये जा रहे थे। तो अचानक से कोई पत्थर नीचे से चिटक कर जो था नीचे की तरफ बहुत जोर से लगता है। उस समय तो कुछ नहीं होता, ये आगे बढ़ जाते हैं। जब नॉर्मल रोड आती है तो नूर अहमद को दिखता है कि जो ओवर हीटिंग का इंडिकेशन है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब गाड़ी गर्म हो रही है।
तो उन्होंने कहा कि हमने तो सब कुछ चेक किया था, कूलेंट वूलेंट, पानी वानी, रेडिएटर, सब कुछ ठीक था। वो रेडिएटर वाली गाड़ी थी, जो जीपें जिसने देखी होंगी पुरानी वाली, उसमें रेडिएटर होता था, उसके आगे एक पंखा लगा होता था, वो घूमता था, उसको ठंडा करता था, रेडिएटर के अंदर पानी डलता था। तो ये सब सिस्टम उसके अंदर था। अब ये ओवर हीटिंग इतनी हो गई गाड़ी कि एकदम से चलने का नाम नहीं, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका इंजन नासीज हो गया, क्योंकि ओवर हीटिंग हो गई थी। तो एकदम नूर अहमद काटता है और गाड़ी को, जो कच्ची सी सड़क थी जो जा रही थी, वहां पर लगा लेता है। अब ये वहां पर जब गाड़ी लगाता है तो ये दोनों के दोनों बाहर निकल कर देखते हैं कि हुआ क्या। अब देखते हैं बोनेट उठाकर, तो उसमें क्या हुआ था कि जो पत्थर नीचे से लगा था, वो पत्थर जो आगे पंखा घूमता है रेडिएटर को ठंडा करने के लिए, चिटक कर उसके पर के साथ टकराया था। उसका पर टूट गया था, और पर जो टूटा था वो पर का आधा हिस्सा रेडिएटर के अंदर घुस गया था। रेडिएटर फट गया था और उसमें से पानी लीक हो गया था। इस कारण से गाड़ी ठंडी नहीं हो रही थी और ओवरहीट हो गई थी, क्योंकि गाड़ी को ठंडा होने के लिए रेडिएटर के अंदर पानी जरूरी है। तभी कहते हैं ना बड़े बूढ़े की, सुबह उठो कहीं बाहर जाना है तो तेल पानी चेक कर लो। तो तेल जो पानी है, तेल मतलब गाड़ी का तेल, और पानी मतलब पुराने जमाने की कहावत है। तो उस समय रेडिएटर में पानी डलता था, अब तो कूलेंट वगैरह डलता है। तो उसका पानी जब सारा निकल गया तो गाड़ी तो ओवरहीट होनी थी, वो बंद हो जाती है। समय 7 बजे का, अंधेरा लगभग हो चुका था। ये दोनों बाहर खड़े थे, आमने सामने देख रहे थे कि यहां पर कोई जगह है जहां पर हम जा सके। तो ऊपर जब ये देख रहे थे तो जैसे पहाड़ों में क्या होता है कि रोड है, रोड के ऊपर, अगर आप समझें इस चीज को, रोड के ऊपर जो है ये पहाड़ी चढ़ती है और रोड के नीचे खाई थी। तो ये सड़क पर खड़े हुए थे। तो जब ये देखते हैं तो रोड के जो ऊपर जो पहाड़ी थी उसके ऊपर टॉप पर एक लाइट इनको दिखाई दी थी, लालटेन, लेकिन वो काफी दूर थी। तो ये सोच रहे थे कि कोई शायद आए हमारी मदद कर दे। अब सुनसान सड़क थी, क्योंकि 1998 का समय, कोई भी ना तो मोटरसाइकिलें, गांव के लोग, ना गाड़ियां। इसके पास तो पैसा था इसलिए इसने गाड़ी ले ली थी, परंतु वैसे तो कोई इंसान ही निकलता था उन सड़कों पर पहाड़ों की। आज के समय में भी पौड़ी में अगर आप जाएं या फिर आप किसी ऐसे जगह पर जाएं जहां पर आबादी कम है और मेट्रो कोई सिटी आसपास नहीं है, जैसे मसूरी है, तो मसूरी के अंदर तो रात भर लोग चलते रहते हैं, परंतु ऐसे गांव के अंदर तो 6 बजे के बाद एकदम गुम हो जाता है सब कुछ, कोई बाहर नहीं निकलता। आज की डेट में 1998 के तो ये तो किससे ही अलग है। तो अब ये लोग बाहर खड़े हुए थे, बोनट खुला हुआ था, अंधेरा हो चुका था। उस समय फोन्स का तो जमाना था नहीं, फोन तो 2001-2002 में किसी किसी के पास आए थे। 1998 में तो सिर्फ लैंडलाइन होते थे, किसी किसी के घर में, वहां से कॉल किया जाता था। सुनसान सड़क, अंधेरा हो चुका है, पहाड़ी इलाका, सर्दी भी बढ़ रही है, गाड़ी खराब। अब जो नूर अहमद और अनिल बिष्ट के साथ हुआ वो कोई भी इंसान सपने में भी नहीं सोचेगा। अगर किसी को सपना आता है इस चीज का तो अचानक से उसकी नींद खुलती है और दिल की धड़कन बहुत तेज होती है, पसीना आया होता है रात को, अगर ऐसा किसी के साथ होता है। दोस्तों, जैसे ही ये लोग वहां बोनट उठाए खड़े थे, इनको जो नीचे की तरफ खाई थी वहां से गुर्राहट सुनाई देती है। वो लेपर्ड था, वो एक टाइगर था, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, परंतु गुर्राहट जो थी वो इस कदर की थी कि मानो गुर्राहट इन्हीं को देखकर हो रही है। अब किया जाए तो क्या किया जाए। और जो वो गुर्राहट जहां से आ रही थी, ऐसा प्रतीत भी हो रहा था कि इनकी तरफ बढ़ती जा रही है, आवाज की जो वॉल्यूम है वो तेज होती जा रही है। अब नूर अहमद कहता है कि भाई इस गाड़ी के अंदर बैठ नहीं सकते, पीछे से ओपन है बिल्कुल, और जैसे आपने जीपे देखी होंगी, अगर आगे भी कोई बैठेगा तो पीछे से पीछे वाला उसको हाथ मार देता है, पीछे से अगर बाघ अंदर चढ़ जाता है तो उनको जान से मार देता। सड़क खाली, कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा। अब इनके माइंड में वही चीज आती है कि ऊपर जो बत्ती जलती हुई देखी थी वहां किसी तरीके से पहुंच जाए, क्या पता किसी का घर हो, दरवाजा खटखटाएंगे, अंदर घुस जाएंगे। वो जो सफर था वो लगभग 100-150 मीटर का सफर था।
अब दिखने में वो आसान लगता है पहाड़ी का सफर की वो लाइट जल रही है, फटाफट पहुंच जाएंगे। और ऐसे सिचुएशन में जब एक बाघ की गुर्राहट नीचे से सुनाई दे रही है, सड़क पर आप अकेले खड़े हो, तो आपको तो ऐसा लगता है कि हम 2 कदम रखेंगे और पहुंच जाएंगे। नूर अहमद कहता है कि भाई भागो। अनिल भाग, ऊपर की तरफ भाग। अनिल जैसे ये बात सुनता है, ये दोनों के दोनों एकदम से जहां से पहाड़ी शुरू हो रही थी वहीं पर कच्ची एक मुंडेर टाइप बनी हुई थी, उसको फांदते हैं और सीधा जो ऊपर जंगल 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 ऊपर की तरफ चढ़ रहा था उस पर चढ़ने लगते हैं। जो अनिल था, अनिल शरीर में भारी, और जो नूर अहमद था वो एकदम से छरहरा बदन। नूर अहमद के 10 कदम और अनिल बिष्ट का सिर्फ 1 ही कदम, इस प्रकार से उनकी स्पीड थी। नूर अहमद बढ़ता चला जा रहा था आगे और अनिल पीछे, सांस फूलती जा रही थी अनिल की। अनिल लगभग 5 फुट 8 इंच हाइट और 90 किलो का वजन, और वहीं जो नूर अहमद था वो 6 फुट का व्यक्ति और मात्र 70 किलो वजन। वो आगे बढ़ता जा रहा था। पीछे से नूर कह रहा था अनिल जल्दी आ, अनिल जल्दी आ। अनिल कह रहा था कि भाई आ रहा हूं, भाई आ रहा हूं। सांस फूल रही थी। उसके पीछे जो उसे सुनाई दे रहा था अनिल को, वो थी बाघ की गुर्राहट और उसके चलने की आवाज जो उसी की तरफ बढ़ रही थी। उनके बीच में डिफरेंस बहुत होता जा रहा था। नूर अहमद बढ़ता चला जा रहा था और अनिल पीछे छूटता चला जा रहा था। नूर अहमद ने फिर से बोला अनिल मैं यहां पहुंच गया हूं, जल्दी आ। अनिल की कोई भी आवाज उसे सुनाई नहीं देती। जो अभी तक उसे रिस्पॉन्ड कर रहा था उसकी कोई भी आवाज उसे सुनाई नहीं देती। सुनाई देती है तो सिर्फ और सिर्फ गुर्राहट की आवाज, और वो भी इस प्रकार की कि मानो किसी को चीरा फाड़ा जा रहा हो। बाघ ने अनिल को पकड़ लिया था, अपने जबड़े के अंदर उसे पकड़ लिया था। अनिल की कोई भी आवाज नूर अहमद को सुनाई नहीं दे रही थी। नूर अहमद जैसे ही ऊपर पहुंचता है तो नूर अहमद देखता है कि ये जो जगह उनको नीचे से दिखाई दे रही थी एक बाड़ा है। जैसे कि पहाड़ों में लोग बाड़े बना देते थे, आज भी बनाते हैं, जिसमें अपने मवेशियों को रखते थे। और एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी, वहां पर एक लालटेन टांगी हुई थी, मानो अभी के अभी कोई अपने मवेशियों को लेकर अपने घर की तरफ गया है और वहां पर एक लालटेन टांग गया है। अब ये लालटेन की ही लाइट उनको नजर आ रही थी, जिसके अंदर कुछ देर बाद ये बुझ जाएगी। वहीं पर एक छोटी सी झोंपड़ी, कच्ची छत, उस पे छेद और एक लकड़ी का दरवाजा, अंदर से कुंडी भी नहीं थी। जो नूर अहमद था उसे पता था कि अनिल जा चुका है दुनिया से, परंतु बाघ उसके पीछे है। नूर अहमद फटाफट से झोंपड़ी का दरवाजा खोलता है और अंदर एंटर करता है। अंदर एंटर करते ही दरवाजा लगाता है और वहां पर एक खाली ड्रम पड़ा हुआ था, जिसमें पुराने समय में डीजल या केरोसिन का तेल लोग रख लेते थे। उसमें पानी भरा हुआ था, अच्छा खासा भारी वो हो रखा था, किसी ने सेव करके रखा था अपने मवेशियों को पानी पिलाने के लिए। वो ड्रम खिसकाता है और दरवाजे के सामने उसे लगा देता है। दरवाजा काफी अच्छे तरीके से सिक्योर हो गया था। नूर अहमद वहीं बैठा था और सुनने की कोशिश कर रहा था कि बाहर से कोई आवाज तो आए, क्या पता अनिल जिंदा हो, वो उसे आवाज दे दे। परंतु उसे जो आवाज सुनाई देती है दोस्तों, आप मानोगे, उसे आवाज सुनाई देती है कि उसी के दोस्त को जो बाघ था वो अपने जबड़े में जकड़कर ऊपर की तरफ खींचता हुआ लेके आ रहा है। मानो उसे पता हो कि यहां पर एक बाड़ा है, वहां उसे वो बैठने की जगह मिल जाएगी। वो अनिल की बॉडी को ऊपर लेकर आया और जब नूर अहमद ने वो जो झोंपड़ी थी कच्ची, उसके अंदर जो खिड़की थी, खिड़की में सरिये लगे हुए थे परंतु आड़ नहीं थी, कोई दरवाजा नहीं था, सरिये थे, उसके अंदर से आर पार दिख रहा था। जब वो देखता है तो देखता है कि ये जो बाघ था
ये लेपर्ड नहीं, एक टाइगर है, बहुत विशालकाय टाइगर, जो कि अनिल की बॉडी को घसीटता हुआ वहां लेकर आया है और वहीं पर बैठकर उसे खा रहा है। और इसकी सारी आवाज सुनाई दे रही है नूर अहमद को। नूर अहमद एक ट्रॉमा में आ गया कि एक व्यक्ति जो उसके साथ अभी था, वो बाहर उसे कोई जानवर, उसे इतना बड़ा विशालकाय बाघ उसे खा रहा है और वो सरेआम देख रहा है उसे। 2 हिस्सों में उसने कर दिया था उसे, लहूलुहान पूरा एरिया था। 3 घंटे तक वो बाघ उसको वहां पर खाता है। जब 3 घंटे हो जाते हैं तो जो बाघ था वहां से उठता है और मूव करता है झोपड़ी की तरफ। उसके चक्कर लगाता है, मानो उसे कुछ भनकती के अंदर कोई है। ये जो खिड़की थी जहां से नूर अहमद देख रहा था, ये मान के चलिए कि नीचे जमीन से 3 फीट की थी, ऊपर खिड़की थी। नूर अहमद जब उसे देख रहा था, अचानक से बाघ उस खिड़की पर आ जाता है। खिड़की पर आकर वो कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था। उसकी जो अंदर से फुंकार आ रही थी वो इस प्रकार से आ रही थी कि मानो कि वो ये महसूस करने की कोशिश कर रहा है कि अंदर है क्या, जैसे किसी जानवर की सांस लेने की आवाज आती है, इस प्रकार की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। अब जैसे ही ये सांस लेने की उसे आवाज आती है, वो अपने आप को नीचे लेटा लेता है जमीन पर। अब वो नीचे जमीन पर लेटा है, ऊपर खिड़की है, बाहर बाघ अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। अगर वो बहुत जोर से पंजा मारता तो हो सकता था कि दरवाजा खुल जाता। अब नूर अहमद को सिर्फ उसके सांस की आवाज आ रही थी और वो यही अपने खुदा से, अपने भगवान से ही प्रे कर रहा था कि वो दरवाजे पर आकर उसे पंजा ना मारे, क्योंकि अगर वो पंजा मारना शुरू करता तो उसके बाएं हाथ का खेल था, जितना विशालकाय उस बाघ का साइज था, कि वो नूर अहमद के पास भी पहुंच जाएगा। नूर अहमद की किस्मत यहां पर अच्छी थी। वही कहते हैं ना कि जिसको भगवान बचाना चाहता है उसे कैसे भी बचा लेता है। तो अब ये जब सब कुछ हो रहा था तो वहां से ये सब कुछ करने के बाद 2 चक्कर फिर से झोंपड़ी के लगाने के बाद जो बाघ था, बाघ वहां से मूव करता है और नूर अहमद छिप कर देखता है खिड़की के झरोके से और देखता है कि उसने 2 जंप लिए और नीचे खाई की तरफ चला गया। जहां से वो ऊपर आया था वहीं नीचे चला गया, मानो उसका पेट भर गया था। अब जब नूर अहमद अपने दोस्त की तरफ देखता है, जो कि बिल्कुल खिड़की से बाहर नीचे की तरफ ही पड़ा हुआ था, दोस्तों वो चीज बयां ही नहीं कर पाता। 2-3 हिस्सों में उसका दोस्त, जिसके साथ वो हंसता खेलता, रात को जिसके साथ उसने पार्टी की, सुबह जिसके साथ वो हंसता खेलता यहां तक पहुंचा, वो कई हिस्सों में नीचे पड़ा हुआ था और लहू नदी की तरह बह रहा था। अब अचानक से उसे जब ऐसी सिचुएशन आती है ना दोस्तों, तो ये पैरानॉर्मल चीजें, ये सब चीजें होने लगती हैं। अचानक से उसे ऐसा प्रतीत हुआ, जो अकेला वहां पर वो बैठा हुआ था, कि अनिल का हाथ हिला है। अनिल का हाथ हल्का सा हिला है, जबकि वो 3 हिस्सों में था। उसका हाथ कैसे हिल सकता है? परंतु उसे दिख रहा था कि उसका हाथ हिल रहा है। ये ट्रॉमा हो गया था उसे पता नहीं चल रहा था, परंतु उसका सबकॉन्शियस जो था वो खत्म हो चुका था इस इंसिडेंट की वजह से, इस वारदात की वजह से। जो नूर अहमद था वो इस कदर ट्रॉमा में था कि उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है ऑन द स्पॉट ही, और चक्कर आकर वो जमीन पर गिर पड़ता है। तो अब जैसे ही आंख खुलती है नूर अहमद की, तो वो पाता है कि 2 किसान लोकल, उन्होंने दरवाजे को खोला है, तोड़ा है और उसे उठाया है। वो बहुत ज्यादा बुखार में है, क्योंकि जिनका बाड़ा था वो लोग सुबह आ गए थे। और जब बाहर वो जाकर देखता है तो वहां जंगलात वाले आए हुए हैं, वहां पुलिस वाले आए हुए हैं, वहां बहुत चीजें हो रखी हैं और
इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो दोस्तों, जब ये दो किसान वहाँ पर पहुँचे थे अपने बाड़े में, तो इन्होंने देखा कि ऐसी हालत सामने दरवाजे की हो रखी है। तो इन्होंने तभी सस्पेक्ट किया कि ये एक किसी जानवर का हमला है। तो ये फटाफट से इन्होंने उसी समय जंगलात वालों को बुला लिया था, गांव वालों को बोलकर, और जो पुलिस वाले थे उनको भी बुला लिया गया था। उसके बाद ही जो जंगलात वाले थे उन्होंने कहा कि ये तो दरवाज़ा जो है झोंपड़ी का ये बंद है, तो अंदर तो बाघ हो नहीं सकता, तो इसको खोला जाए। और खोलने के बाद ही जो नूर अहमद था उसके पास ये दो किसान जाते हैं, उसे उठाया जाता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बेहोश था वो और बुखार में तपा हुआ था। नूर अहमद को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और जो अनिल था उसके शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सस्पेक्टेड बाघ का ही हमला था। हालांकि उस समय नूर अहमद कुछ बता नहीं पा रहा था, परंतु नूर अहमद ने अपनी आंखों से ही देखा था कि वो एक टाइगर का हमला था। तो कुछ समय के बाद नूर अहमद भी अस्पताल से बाहर आ जाता है, उसकी तबीयत थोड़ी सुधर जाती है, परंतु जो उसके साथ हुआ था वो उसके सबकॉन्शियस में आज भी है। आज 2023 है, ये किस्सा है 1998 का। उस समय 20-21 साल की उम्र और अब वो थोड़ा बूढ़ा हो गया है, परंतु जो जख्म है आज भी उतने ही गहरे, उतने ही ताज़े हैं। दोस्तों, मैं नूर अहमद को अपने ही इसी चैनल के ऊपर पॉडकास्टिंग के लिए लेकर आने वाला हूं, जिसमें उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनेंगे कि एक्चुअली उनको उस समय क्या दिखा और क्या हुआ। ये तो उनके द्वारा मुझे बताई गई हुई जो कहानी है वो मैंने आपको बताई है, परंतु जब वो बताएंगे तो शायद एक दो चीज़ें वो आपको ज़्यादा भी बता सकें। दोस्तों, जो ये हमारी सीरीज़ चल रही है, ये सीरीज़ में हम इसी प्रकार के कुछ इंसिडेंट्स लेकर आते हैं, उनके पीछे क्या कहानी है वो लेकर आते हैं, जिसे आप काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आप लोग सभी की सभी जो सीरीज़ हैं सबको उतना ही प्यार देंगे। दोस्तों, कल क्रिसमस का दिन है, तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बधाई देना चाहता हूँ कि आप सबको मैरी क्रिसमस, और आप सकुशल अपने घर में, परिवार में हैप्पी एंड हेल्दी इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें, नए साल को भी सेलिब्रेट करें दोस्तों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट एंड शब्बा खैर।